भारत का सबसे बड़ा गैंगस्टर, अंतर्राष्ट्रीय आतंकी और एक ऐसा इंसान जिसकी परछाई आज भी मुंबई की सड़कों पर चलती है। दाऊद अब सिर्फ गैंगस्टर नहीं था, वो एक ग्लैमरस माफिया बन चुका था। Dawood Ibrahim is a don whose empire spreads not just across the subcontinent. साबिर पहले ही स्मगलिंग की दुनिया में कदम रख चुका था। दाऊद ने उसी रास्तों को अपनाया और जल्द ही दोनों भाइयों ने एक नया गैंग खड़ा किया, डी कंपनी की नींव। दाऊद ने अपने भाई की मौत का बदला लिया और उस खून की बारिश ने उसे मुंबई का सबसे खौफनाक गैंगस्टर बना दिया। वो अब भी भारत में दहशत फैलाने की कोशिश करता रहा। दंगे, शूटआउट, ड्रग्स तस्करी। वो बचपन में पुलिस की वर्दी देखता था, पर अब दुनिया की हर वर्दी उसके नाम से थरथराती है। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि दाऊद कहाँ है, सवाल ये है क्या देश, सिस्टम और कानून मिलकर कभी उसे पकड़ पाएंगे, या फिर वो हमेशा की तरह परछाई बनकर छुपा रहे। हर शहर की एक अंधेरी गली होती है जहां कानून की रोशनी नहीं पहुंचती। हर समाज में एक ऐसा चेहरा होता है जो दिखता नहीं लेकिन हर तरफ उसका असर होता है। और हर दौर में एक ऐसा नाम होता है जो डराता है, जो ताकत का पर्याय बन जाता है। नमस्कार, मैं हूं इंद्र मोहन। आज हम उस नाम की कहानी कहने जा रहे हैं, दाऊद इब्राहिम कासकर। भारत का सबसे बड़ा गैंगस्टर, अंतर्राष्ट्रीय आतंकी और एक ऐसा इंसान जिसकी परछाई आज भी मुंबई की सड़कों पर चलती है। 26 दिसंबर 1955 मुंबई के डोंगरी इलाके में एक मुस्लिम परिवार में जन्म हुआ दाऊद इब्राहिम का। पिता इब्राहिम कासकर एक सख्त पुलिस कांस्टेबल थे। मां अमीना बी धार्मिक और घरेलू महिला थी। 12 भाई बहनों वाला एक बड़ा परिवार जिसमें अनुशासन, गरीबी और संघर्ष की छाया थी। डोंगरी एक ऐसा इलाका जो बसा तो मुंबई में था, लेकिन खुद में एक अलग दुनिया था। यहाँ मजहबी रंग भी था और अपराध की परछाई भी। दाऊद की परवरिश यहीं हुई। वो एक होशियार था, लेकिन पढ़ाई से बेजार। उसका मन किताबों से ज़्यादा गलियों की राजनीति और सड़कों की चालाकियों में लगता था। उसके बड़े भाई साबिर कासकर का असर उस पर भी था। साबिर पहले ही स्मगलिंग की दुनिया में कदम रख चुका था। दाऊद ने उसी रास्तों को अपनाया और जल्द ही दोनों भाइयों ने एक नया गैंग खड़ा किया, डी कंपनी की नींव। 1970 का दशक मुंबई में स्मगलिंग का स्वर्ण काल था। बंदरगाहों के जरिए सोना, इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़े और ड्रग्स की तस्करी चलती थी। दाऊद और साबिर ने अपने गिरोह से इसे एक नई दिशा दी। धीरे धीरे डी कंपनी नाम का गिरोह बना। डी मतलब दाऊद। मुंबई के क्राइम वर्ल्ड में उसका खौफ फैलने लगा। दाऊद को शुरू से ही समझा था सिर्फ गुंडागर्दी से राज नहीं चलता। उसने क्राइम में मैनेजमेंट लाया। हर वारदात प्लानिंग के साथ होती। उसने अपने गैंग में सिस्टम लाया, रिपोर्टिंग, फंडिंग, काउंटर इंटेलिजेंस। कई लोग उसे कॉरपोरेट गैंगस्टर भी कहते हैं, क्योंकि उसने अंडरवर्ल्ड को एक कंपनी की तरह चलाया। दाऊद का भाई साबिर कासकर मार दिया गया। यह हमला हाजी मस्तान के पुराने साथी पठान भाइयों ने करवाया था। यह घटना दाऊद की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बना। उसने कसम खाई बदला लेने की और कुछ ही हफ्तों में पठान गैंग के कई लोग मारे गए। दाऊद ने अपने भाई की मौत का बदला लिया और उस खून की बारिश ने उसे मुंबई का सबसे खौफनाक गैंगस्टर बना दिया। ये दौर था जब मुंबई का अंडरवर्ल्ड 4 हिस्सों में बटा था, हाजी मस्तान, करीम लाला, वरदराजन और नया खिलाड़ी दाऊद इब्राहिम। धीरे धीरे दाऊद ने सबको पछाड़ दिया। पुराने डॉन पीछे हटे और दाऊद बन गया मुंबई का नया सुल्तान। 1986 में दाऊद को पहली बार भारत से भागना पड़ा। मुंबई पुलिस उसके पीछे लगी थी और उसने दुबई की उड़ान भर ली। लेकिन वहां जाकर भी वो रुका नहीं, बल्कि और ही बड़ा हो गया। दुबई में उसने शान शौकत से रहना शुरू किया। आलीशान बंगले, गाड़ियों का काफिला, विदेशी व्यापार। उसने बॉलीवुड से नज़दीकियां बढ़ाई। फिल्मी सितारे, प्रोड्यूसर, म्यूजिक कंपनियां सब उसके संपर्क में थे। दाऊद अब सिर्फ गैंगस्टर नहीं था, वो एक ग्लैमरस माफिया बन चुका था। 1990 का दशक बॉलीवुड में खुफिया डर का माहौल था। कई निर्माता, निर्देशक दाऊद के पैसे से फिल्में बनाते। स्टार्स को धमकियां मिलती फिल्में करने के लिए, डेट्स देने के लिए। उसका नाम बॉलीवुड की हर बड़ी पार्टी में होता। वो नहीं भी आता, पर उसका फोन जरूर आता। लेकिन दाऊद अब एक फिल्मी डॉन भी बन चुका था, असली और रील दोनों में। 12 मार्च 1993
भारत के इतिहास की सबसे काली तारीखों में से एक। मुंबई में 13 जगहों पर बम धमाके। जांच में सामने आया, उस पूरे ऑपरेशन के पीछे था दाऊद इब्राहिम। उसने टाइगर मेनन और पाकिस्तान की आईएसआई के साथ मिलकर यह हमला करवाया। कारण बाबरी मस्जिद विध्वंस और मुंबई दंगे। दाऊद का नाम अब सिर्फ अपराध की फहरिस्त में नहीं, आतंक की सूची में भी शामिल हो गया। भारत सरकार ने उसे आतंकवादी घोषित किया। इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया और उसके पीछे पूरी दुनिया की खुफिया एजेंसी लगा ली। 1994 दाऊद अचानक गायब हो गया। कुछ समय बाद पता चला वो कराची पाकिस्तान में है। उसने वहाँ आलिशान बंगलों में रहना शुरू किया। आईएसआई ने उसे सुरक्षा दी और उसे एसेट की तरह इस्तेमाल करने लगी। वो अब भारत के खिलाफ आतंक की रणनीतियां बनाने में शामिल था। वो अब भी भारत में दहशत फैलाने की कोशिश करता रहा, दंगे, शूटआउट, ड्रग्स तस्करी, लेकिन पाकिस्तान लगातार इनकार करता रहा। दाऊद का सबसे बड़ा सहयोगी था छोटा राजन। दोनों ने मिलकर मुंबई पर राज किया। छोटा राजन हिंदू था, उसे ब्लास्ट से आपत्ति थी। उसने दाऊद से दूरी बना ली और उसके खिलाफ हो गया। अब अंडरवर्ल्ड दो भागों में बट गया। डी कंपनी बनाम छोटा राजन गैंग। इस दुश्मनी में कई मर्डर्स हुए। दोनों गैंग्स ने एक दूसरे के लोगों को मार डाला। छोटा राजन पर दुबई में हमला भी हुआ, लेकिन वो बच गया और बाद में ऑस्ट्रेलिया में गिरफ्तार होकर भारत लौट आया। पर दाऊद अब भी पाकिस्तान की सुरक्षा में छिपा रहा। 2020 के बाद दाऊद की खबरें कम हो गई। कहा गया वो बीमार है, दिल और किडनी की बीमारी से ग्रस्त। कुछ रिपोर्ट्स में तो उसकी मौत की अफवाह भी उड़ी। लेकिन भारत की खुफिया एजेंसियों का मानना है वो अब भी जिंदा है। वो भले ही पहले जैसा एक्टिव ना हो, लेकिन उसका नेटवर्क अब भी ड्रग्स, हवाला और टेरर में सक्रिय है। भारत सरकार ने उसकी 15 से ज़्यादा प्रॉपर्टी जब्त की है, मुंबई में, पुणे में। यूएन ने उसे ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कर रखा है और अमेरिका भी उस पर नज़र रखे हुए है। पर आज भी ना तो पाकिस्तान उसे सौंपता है, ना कोई देश उसे पकड़ पाता है। दाऊद इब्राहिम की कहानी एक अधूरी गिरफ्तारी की कहानी है। एक ऐसा अपराध जिसे सब जानते हैं पर कोई पकड़ नहीं पाता। वो अब नाम से ज़्यादा एक सिस्टम बन चुका है और यही सबसे बड़ा खतरा है। वो बचपन में पुलिस की वर्दी देखता था, पर अब दुनिया की हर वर्दी उसके नाम से थरथराती है। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि दाऊद कहाँ है, सवाल ये है क्या देश, सिस्टम और कानून मिलकर कभी उसे पकड़ पाएंगे, या फिर वो हमेशा की तरह परछाई बनकर छुपा रहेगा। ये थी कहानी दाऊद इब्राहिम की। एक बच्चा जो पुलिस वाले का बेटा था, लेकिन बन गया देश का सबसे बड़ा अपराधी। एक ऐसा शख्स जो फिल्मी हीरो की तरह उभरा, लेकिन असलियत में लाखों जिंदगियों का गुनहगार है। यही तो विडंबना है। भारत में अपराधी कभी कभी हीरो बन जाते हैं, पर उनके पीछे छुपा खून, आंसू और डर कोई नहीं देखता। हम अगली बार मिलेंगे और काली कहानियों के साथ। तब तक याद रखिए, डर हमेशा बाहरी नहीं होता, कभी कभी वो आपके बीच छुपा होता है। तो दोस्तों, ये था आज का एपिसोड। आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें, सक्रिय रहें। धन्यवाद। गुम है किसी के प्यार में दिल सुबह शाम। भारतीय सिनेमा में बहुत कम ऐसी अदाकाराएं हैं जिनके नाम पर ही फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर फिल्में आंखें बंद करके लेते थे। उनके पिता थे मशहूर साउथ इंडियन एक्टर जेमिनी गणेश और माँ थी पुष्पा वल्ली, जो खुद एक एक्ट्रेस थी। उनके पिता ने उन्हें कभी स्वीकार नहीं किया और घर की आर्थिक हालत ठीक नहीं थी। 13 साल की उम्र में वो स्कूल छोड़कर एक्टिंग में आ गई, क्योंकि परिवार को पैसे की ज़रूरत थी। उन्हें ज़बरदस्ती फिल्मों में धकेला गया और शुरुआत में वो तेलुगु फिल्मों में चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर नजर आई। शुरुआत में रेखा जी को ग्लैमर गर्ल के तौर पर टाइप कास्ट किया गया। रेखा जी और अमिताभ बच्चन की जोड़ी ने बॉलीवुड को हिला दिया। भारतीय दर्शकों को रेखा के रूप में पहली ऐसी सुपरस्टार अदाकारा मिली जिनकी सोलो फिल्में एक के बाद एक हिट रही। उस समय के सुपरस्टार अमिताभ बच्चन को भी टक्कर देने में कहीं पीछे नहीं रही। उमराव जान रेखा जी के करियर का टर्निंग पॉइंट थी। इसमें उन्होंने एक तवाइफ का रोल किया जो क्लासिकल डांस, शायरी और इमोशन से भरा था। खून भरी मांग उनकी सबसे आइकॉनिक सोलो फिल्म है। कुल मिलाकर उन्होंने 180 से ज़्यादा फिल्में की और 2010 में पद्मश्री सहित कई सम्मानों से उन्हें सम्मानित किया गया। सलामे इश्क मेरी जान जरा कबूल कर लो गाना एक कल्ट क्लासिक बन गया।